हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक और नई जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने दो जजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपके लिए वो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो में हम आज एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो हमारी रिसेंट की जजमेंट है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज एन स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, जो कि नए एडवोकेट है, एक्सपीरियंस एडवोकेट है, उन सभी के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है और आपके लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल जरूर होगी। बात करते हैं इस जजमेंट में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है किसी भी केस के अंदर। क्या उस केस के अंदर जो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या गवाही हुई है, गवाही का रिजल्ट क्या निकला है, और यहाँ पर जज साहब ने ऑर्डर क्या दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हमें केस के अंदर ध्यान में रखनी होती है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए अगर आपने नोटबुक नहीं ली है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पर जरूर केस का नाम जरूर आप लिख लीजिएगा ताकि कभी भी आप इस वीडियो को रिपीट करें तो आपको वो केस देखते ही पता चल जाए। वो जहां पर भी आपने मेंशन किया है उस केस का नाम, उसे पढ़ते के साथ ही आपको फैक्ट जो है इजी से याद आ जाएंगे, क्योंकि मैं काफी इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो लिख लीजिए, केस का नाम है वेदनपुरी मधुसूदन रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं इसको स्पेल कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हुए। VADDANAPUDIMADHUSUDHANARAO रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं इस केस के बारे में। यह केस जो है रिलेटेड था सुसाइड से, और ये सुसाइड के लिए जो था उकसाया गया था। अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर किसी को किसी व्यक्ति ने सुसाइड की है और उस सुसाइड का कारण कोई और व्यक्ति बना है, तो ऐसे में आईपीसी की हमारी कौन सी सेक्शन इस्तेमाल होगी, कौन सी सेक्शन उस एक्यूज के ऊपर लगाई जाएगी। तो इस केस के अंदर सेक्शन नंबर 306 आईपीसी की इस्तेमाल की गई है, यह एक्यूज के ऊपर लगाई गई थी। अब ये बात करती है, जो कोई भी सुसाइड करता है और सुसाइड करने के लिए उसे किसी और ने उकसाया हो, ऐसा करने पर जो है हमारी आईपीसी की 306 जो है लगती है। अब इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस के फैक्ट क्या थे, उससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे जिनकी मैरिज हुई थी, और मैरिज होने के काफी समय तक उनकी मैरिज अच्छी चलती रही। उसके बाद वट एवर रीजन, कोई भी रीजन रहा हो, उसके बाद उनका आपस में जो है रिलेशन ठीक नहीं चला और वो आपस में झगड़ा करने लग जाते थे। इसलिए या कोई भी जो एग्जैक्ट कारण तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, यानी कि वो काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, इसलिए वो अलग रहने लगे। अब जो वाइफ थी उसने हस्बैंड के घर को छोड़ दिया और जाके अपने माता पिता के साथ रहने लगी। अब वहां पर माता पिता के साथ वो काफी लंबे समय से रह रही थी। इसी दौरान यहाँ पर वाइफ की डेथ हो जाती है, और डेथ का एग्जैक्ट कारण ना तो कोर्ट के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है जब केस कोर्ट के अंदर आता है, ना ही हस्बैंड को बताया जाता है, ना ही उनके रिलेटिव को बताया जाता है। जैसे ही डेथ होती है, जो वाइफ के माता पिता है उनके द्वारा अपनी बेटी का क्रिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं उनका, यानी कि जो भी डेथ के बाद जो भी क्रियाएं की जाती है वो सारी क्रियाएं की जाती है, और इसके बारे में ना तो हस्बैंड को ना ही उसके रिलेटिव को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी जाती। अब ना तो उनको पता है कि एक्चुअली में उनकी जो वाइफ है वो मर चुकी है या क्या कारण था, मरी भी है, मरने की इंफॉर्मेशन नहीं दी। सबसे पहली बात तो ये थी। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड को तब पता चलता है जब उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अब यहाँ पर वाइफ
के जो माता पिता हैं उनके द्वारा यहाँ पर हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। वो सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर जो बात करता है कि जब किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है, उसको आत्महत्या करने के लिए, तो ऐसे में 306 आईपीसी हमारी लगती है। इस सेक्शन के अंदर हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर करवा दी गई। एफआईआर करवाते के साथ ही पुलिस वाले जो थे हस्बैंड को उठाकर ले गए और उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग चली। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली जो डेथ का कारण था वो उसका था उसकी बीमारी, लेकिन ये बात जब पता चली जब गवाही आई, अब गवाही के दौरान यहाँ पर डॉक्टर साहब की गवाही की गई इस केस के अंदर, और डॉक्टर साहब ने यह गवाही दी कि एक्चुअली में जो ये वाइफ है, जो लड़की जो जिसकी डेथ हुई है, उसका कारण जो है उसकी इलनेस थी, उसकी बीमारी थी, इस कारण से ये इसकी डेथ हुई है। तो ऐसे में जज साहब ने कहा जो प्रोसिक्यूशन था कि आप ये साबित कीजिए, क्योंकि 306 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आप उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तभी तो हम किसी को सजा देंगे 306 आईपीसी के अंदर। अब क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये हमें पता होने चाहिए। 306 जो बात करता है कि जब कोई भी व्यक्ति सुसाइड के लिए किसी को अबेट करता है तो उस पर 306 लगती है। अब यहाँ पर दो टर्म यूज हुई है। सबसे पहले तो सुसाइड होनी चाहिए, सुसाइड भी की जानी चाहिए किसी के द्वारा, यानी कि अबेटमेंट की गई हो। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो सुसाइड हो रही है वो नेचुरली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो बीमार थी, बीमार होने के कारण उसकी डेथ हुई थी, तो ये नेचुरल डेथ थी। अब यहाँ पर जज साहब के द्वारा कहा गया कि प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित नहीं कर पाया कि एक्चुअली में हस्बैंड के द्वारा ही उकसाने पर उसकी यहाँ पर डेथ हुई है, और गवाहों के द्वारा ये गवाही दी गई है कि जो मेन गवाह थे वो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये गवाही दी है कि इनकी डेथ जो है बीमारी के कारण हुई है। तो इस केस के अंदर हस्बैंड को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग जजमेंट के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।